हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेज, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बेयर एक्ट आप सबके साथ डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेसी एक्ट 2002, जिसको हम डील करेंगे काफी सारे पार्ट्स में। अभी आज सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन डील करेंगे जिसमें हम सेक्शंस करेंगे और इसका पर्पस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सरफेसी एक्ट की आपको पूरी एक डेफिनेशन, मतलब जितना ये सरफेसी एक्ट आपको दिख रहा है तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। यहाँ पर सिक्योरिटाइजेशन हो गया, एस से आर से रिकंस्ट्रक्शन एंड ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, तीन भागों में हम बांट देते हैं। देखो, सिक्योरिटाइजेशन हो गया एंड क्या कहते हैं उसका, क्या कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन हो गया, फाइनेंशियल एसेट्स भी हम पढ़ेंगे, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है, एंड इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सरफेसी की वो हो गया, पूरा का पूरा डेफिनेशन हो गई, मतलब फुल फॉर्म होगी, डेफिनेशन भी नहीं फुल फॉर्म। तो फिर अब हम एक एक करके पढ़ेंगे क्या क्या मतलब होता है। तो ये एक्ट नंबर 54 है ऑफ 2002। ठीक है, इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ? इसका इन्फोर्समेंट हुआ 21 जून 2002 में। और ये क्या करता है, ये एस्टेब्लिश करता है बेसिकली, इसका पर्पस क्या है सरफेसी एक्ट, तो इसका एक ही पर्पस है कि ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है फॉर असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC होती क्या है, ये तो बहुत ही बड़ा ही टर्म मैंने फेंक के मारा है। तो फिर अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी आप रुकिए, बस इतना याद रखिए कि ये जो असेट्स रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी है, ये इसको रेगुलेट करता है, उसकी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, कैसे इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, कहाँ हम कोर्ट को इंटरवेन करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये वेरियस रोल, स्टेट होल्डर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्वालिफाइड बायर्स एंड एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस बताता है। अब आपको इसमें काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा, बिकॉज इसमें ना आपको रिकंस्ट्रक्शन का मतलब पता है, कंपनी क्या होती है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब नहीं होता है, एंड क्वालिफाइड मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का तो मतलब पता ही होगा, क्वालिफाइड बायर्स का नहीं पता, तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। आ गया, हाँ, तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटाइजेशन का मतलब बता देती हूँ मैं आपको क्या होता है। तो बैंक जो होता है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, आप उसके पास जाते हो, आप किस से लोन ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो। अब मैं एक ऐसा इंडिविजुअल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाती हूँ, कहती हूँ मेरे को लोन चाहिए, अब वो मुझे दे देता है। पर बैंक जो है वो लोन का जो मनी है वो कलेक्ट करेगा। अब वो मेरे को लोन देगा, बट बैंक मुझे लोन दे रहा है, तो उसके पास से तो पैसे जा रहे हैं, पर उसको तो वो चाहिए ना, पैसे चाहिए ना, तो वो क्या करता है, वो लोन जो होता है वो कलेक्टिवली लोन पकड़ के हमें दूसरी ARC को सेल कर देता है। ARC को सेल करता है, हम मतलब इनडायरेक्टली ARC से लोन ले रहे हैं। अब ARC क्या करता है, उस लोन को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर लेता है। अब ये जो ARC जो क्या कहते हैं, बैंक जो है वो अपना लोन जो है वो ARC SPV को सेल करता है, जिससे उसको मनी क्विकली मिल जाता है। ARC मैंने आपको बताया असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है। फिर उसके बाद इसको अनलिक्विडेटेड एसेट्स को ये लिक्विडेटेड एसेट्स में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर लेता है। यहाँ पर बैंक जो है वो इजीली अब इस लोन को यूटिलाइज कर सकता है एज अ मनी, क्योंकि देखो बैंक के पास पैसा जा रहा है, चलो वो इंटरेस्ट से वापस आएगा, पर वो तो बाद में आएगा ना। तो इसमें यही होता है, पर्पस होता है, वो ARC को बेचता है वो लोन, और वो ही रेगुलेट करता है। अब इसमें आगे पढ़ेंगे कि अगर वो बैड लोन्स हो जाते हैं क्या होता है, तो उसका मतलब रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है। तो इसमें ये होता है कि अगर आपका लोन बैड लोन्स में कन्वर्ट हो गया, तो अब उसकी रिकवरी होनी चाहिए पॉसिबल, तो अब उसमें कितना टाइम देंगे, कितना बोरोअर क्या करेगा, तो इसमें हम लोग रिकंस्ट्रक्शन होता है कि उसको पेमेंट कैसे करनी है। तो ये पेमेंट रीपेमेंट टर्म्स को चेंज करता है, रिड्यूसिंग बर्डन, मैनेज करता है एसेट्स को कैसे प्रोवाइड करना है। इसमें मैंने सिक्योरिटाइजेशन का एक एग्जांपल दिया था कि बैंक जो है एक बंडल ऑफ होम लोन सेंड करता है ARC को। अब ARC को सेल कर रहा है और उसके बदले वो रिसीव कर रहा है कैश। अब ARC जो होगा उसका प्रोसेस होगा, अब वो पूरा इसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करेगी, उसको क्या कहते हैं रेगुलेट करेगी। बैंक के पास अपना पैसा, बैंक भी खुश, ARC भी खुश, सब खुश। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन बैड लोन्स को वो मैनेज करती है कि कैसे करके उसको मैनेज करके देगी। अब इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट तीसरा जो हमने पढ़ा है,
वो क्या करेगा, टेकिंग पोजीशन सेलिंग सिक्योर्ड असेट्स व्हेन बोरोवर डिफॉल्ट्स। अब यहाँ पर अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो वो उनकी जो असेट्स है उसका पोजीशन लेगी और उसको क्या कहते हैं जितने भी मतलब जो भी असेट्स उसने सिक्योरिटी की एज अ सिक्योरिटी रखी होगी तो उसको क्या कहते हैं कैसे सेल कर सकती है या क्या क्या अदर मेथड से उसको कर सकती है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे और यहाँ पर हमें कोर्ट को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, चक्कर काटने की जरूरत नहीं होती। देखो जैसे बैंक टेक्स ऑप्शंस इसमें सबसे ज्यादा आएगा, सेक्शन हमारे ऑप्शंस के आएंगे कि सेक्शन 9 और कैसे कैसे हमारे ऑप्शन में हम इसको रिकवर कर सकते हैं लोन को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको कैसे लोन्स लेते हैं और कैसे वो एआरसी को बेचते हैं, फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन होता है अगर बैड लोन्स होता है, और इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी भी एज अ बैड लोन का एक क्या कहते हैं एक पार्ट ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता चला। अब दोबारा से हम ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं कि गाइडलाइंस बनाता है एआरसी के लिए कि वो कैसे लोन खरीदेगा, रजिस्ट्रेशन बताता है इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट की कैसे वो रेगुलेट करेगा विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। अब ये देखो इसमें भी ये लिखा हुआ है, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सेक्शन 13, 14 एंड 15। ये 21 जून 2002 को आया था। रिकमेंडेशन किसकी थी, नरसिम्हा कमेटी और अध्यार्जुना कमेटी की रिकमेंडेशन थी। अदर एक्ट्स भी होते हैं जिसमें हम डील करते हैं अपना रिकवरी ऑफ लोन के लिए, वो है रिकवरी ऑफ बैंक आरडीबी एक्ट जो बैंक्रप्सी एक्ट है 1993 का, आईबीसी कोड हमारा 2016 का, एंड कंपनीज एक्ट 2013 का। ये सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, आप जाके चेक करिए। ठीक है, अब ये सरफेसी एक्ट किस पे होता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बोथ लोन्स पे लगता है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये हमारा सिक्योर्ड लोन्स पे लगता है क्योंकि आप एआरसी जब बेचोगे आप दोगे तो वहां पर अगर आपका बैड लोन्स हो रहा है तभी तो आप इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट कहीं लगाओगे ना, जब आपके पास कोई प्रॉपर्टी होगी उनके हाथ में आपकी, तो यहाँ पर ये सिक्योर्ड पे लगता है। भाई आईबीसी जो है हमारा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पे लगता है, बोथ पे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये सिक्योर्ड लोन्स पे लगता है और अनसिक्योर्ड डेट्स पे लगता है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो सिक्योर्ड डेट्स में आप कोलेटरल एज अ प्रॉपर्टी कोई एज अ सिक्योरिटी देते हो किसी को, और यहाँ पर आपका रिस्क जो होता है वो जनरली लोअर होता है। इसमें आप कोई प्रॉपर्टी नहीं देते अनसिक्योर्ड डेट में, और आपका जो क्या कहते हैं वो होता है, क्या कहते हैं, रिस्क होता है वो हायर होता है। ठीक है, पर्पस हो गया रेगुलेट सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, रेगुलेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, फिर उसके बाद एनेबल इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड स्पीडी रिकवरी ऑफ एनपीए विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, रिकमेंडेशन मैंने आपको बताया नरसिम्हा कमेटी 1, 2 और अध्युर्जन कमेटी। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन हमारा पूरा सेक्शन 7 में दे रखा है। सेक्शन 3 में हमारा इसका क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एआरसी है। सेक्शन 4 में कैंसिलेशन है। ये सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका तो मैंने आपको तो बता दिया 13, 14, 17 है। तो चलो डेफिनेशन क्लॉजेस में पढ़ते हैं। अब मैं आपको बोल रही हूँ इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स होते क्या है, ये क्या आपने असेट्स टेंजिबल एंड इंटेंजिबल पढ़ रखा है, पर फाइनेंशियल असेट्स होते क्या है तो हम देखते हैं। पहले हमारे डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 2B, जिसमें होता है असेट रिकंस्ट्रक्शन। असेट रिकंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया एआरसी कंपनी होती है, तो वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कैसे करेगी, तो वो क्या करेगी, वो एक्वायर करेगी राइट और इंटरेस्ट को विद फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस हम आगे पढ़ेंगे। अब ये फाइनेंशियल असिस्टेंस क्यों एक्वायर कर रही है राइट और इंटरेस्ट उस फाइनेंशियल असिस्टेंस का, ताकि वो उसको रिलीज कर सके, आगे जाके वो पैसे कमा सके। ठीक है, 2BA एआरसी, एआरसी वो वाली कंपनीज है जो रजिस्टर्ड आरबीआई और सेक्शन 3 में रजिस्टर्ड हो रही है और कैरिंग असेट्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। मैं आपको बताती हूँ ये एआरसी जो होती है इनकी दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके पास इतने वो क्या कहते हैं 300 करोड़ इसका क्या कहते हैं नेट ओन फंड होने चाहिए, एंड उसका 3 साल से कोई भी लॉस इसका ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2C बैंक है हमारा बैंकिंग कंपनी कॉरेस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब्सिडरी बैंक एंड अदर बैंक विच सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। 2K हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि क्या कहता है हमारा असेट रिकंस्ट्रक्शन, जो 2B की डेफिनेशन है जिसमें असेट रिकंस्ट्रक्शन है, तो उसमें वो असेट रिकंस्ट्रक्शन एक्विजिशन ऑफ राइट एंड इंटरेस्ट और फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रहा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस में इसमें 2K में तीन चीजें दे रखी है। पहला है लोन्स एंड एडवांस ग्रांटेड, कोई भी लोन्स और एडवांस ले रहा है तो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड सब्सक्राइब, कोई भी डिबेंचर्स और बॉन्ड ले रहा है तो उसका गारंटीज गिवन लेटर ऑफ क्रेडिट एस्टैब्लिश। ये सारी चीजें हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंस में आ जाएगी। फिर उसके बाद
टू एल हमारा फाइनेंशियल असेट्स की बात करता है। क्या क्या हो सकते हैं हमारे फाइनेंशियल असेट्स, अभी हमने पढ़ा है ये हमारा सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल असेट्स की बात करता है। फाइनेंशियल असेट्स बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमारे 2L में दे रखी है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं डेट रिसीवेबल्स, क्लेम, डेट रिसीवेबल सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज एंड चार्ज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज चार्ज, हाइपोथिकेशन और प्लेज। हाइपोथिकेशन हमारा हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है विदाउट एनी डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड राइट एंड इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो आपको 2L याद रखना है, फाइनेंशियल असेट्स है, एंड 2 के हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस है, और क्या होता है ये तो आपको पता ही चल गया, ठीक है। 2R हमारा होता है ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर का मतलब क्या है कि जिससे भी जो हमारा फाइनेंशियल असेट्स इसका 2L का ओनर होगा, जो भी किसी क्लेम का ओनर होगा, ठीक है। डेट और रिसीवेबल्स सिक्योर्ड, किसी ने भी डेट लिया होगा और सिक्योर्ड मॉर्टगेज अपनी प्रॉपर्टी दी होगी, मॉर्टगेज और चार्ज ऑफ हाइपोथिकेशन दिया होगा, तो इन सब का जो ओरिजिनेटर होगा वो हमारा 2R में है, ठीक है, जिसका राइट और इंटरेस्ट एआरसी एक्वायर करेगी फॉर द पर्पस ऑफ, अब आपको पता ही है क्या ही करती है वो, सिक्योरिटाइजेशन करती है और रिकंस्ट्रक्शन करती है, ठीक है। क्वालिफाइड बायर, ये हमारा इंपॉर्टेंट है 2(1)U में। क्वालिफाइड बायर क्या क्या होंगे, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। हमारे क्वालिफाइड बायर हम पढ़ेंगे कि कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें से क्वालिफाइड बायर ही हमारी क्या कहते हैं खरीद सकती है, ऑप्शन में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो हमें इंपॉर्टेंट है कौन कौन होंगे, 10 लोग हमारा है। पहला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनीज है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ट्रस्टीज है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, कैटेगरी कोई भी नॉन इंटरेस्ट इन्वेस्टर स्पेसिफाइड अंडर आरबीआई एक्ट 7(1) में, या अदर कॉर्पोरेट बॉडी स्पेसिफाइड इन सेबी एक्ट, ठीक है। ये हमारी नॉन एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है, सॉरी एग्जॉस्टिव है ये। तो इसका ये ब्रॉड, जो इतना ब्रॉड मीनिंग आपने देखा 2(1)U का, क्वालिफाइड बायर का, तो इससे ये पता लगता है कि हमारे जो असेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस में काफी कंपनीज और काफी एंटिटीज हमारी क्या कहते हैं पार्टिसिपेट लेती है, ताकि इसको लिक्विडेशन प्रोसेस को हमारा इफेक्टिव एंड रेजोल्यूशन बना सके और हमें कोर्ट जाने की जरूरत ना हो, ठीक है। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन हमारा क्या होता है, हाइपोथिकेशन होता है कोई भी आप चार्ज देते हो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, जैसे आपने कोई लोन लिया, अब आपने उसको जो चार्ज लगाया कि अगर मैं ये गाड़ी पे चार्ज लगा दिया कि अगर मैं लोन पे नहीं कर पाया तो फिर क्या कहते हैं आप मेरी गाड़ी रख लेना, ठीक है। अब वो चार्ज जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी पे होगा, ये एग्जिस्टिंग मूवेबल प्रॉपर्टी पे होगा, या फ्यूचर में आपको खरीदने वाली होगी तो होगा। क्रेडिट बाय अ बोरोअर इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर क्रेडिटर के फेवर में होता है। आपको क्रेडिटर पता ही है, तो अगर वो क्योंकि आप चार्ज रख रहे हो तो ऑफकोर्स सिक्योर्ड क्रेडिटर ही होगा। सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस इंक्लूडिंग फ्लोटिंग चार्जेस एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सच चार्जेस इंक्लूडिंग फिक्स्ड चार्ज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन होगा। Negotiable docs was when embodies the right to deliver any tangible assets and satisfy the requirement of negotiability under any law, time being in force without warehouse receipt and bill of lading। ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2(a) पढ़ते हैं हम एनपीए, ये इंपॉर्टेंट है। असेट्स काउंट इज क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, जिसको क्लासिफाइड करेंगे सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस ऑफ असेट्स। तो ये थोड़ा आप देखो 2(o) में हमारा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में बोल रहा है कि ये हमारा सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस ऑफ असेट्स है। जरा हम देखते हैं ये सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस ऑफ असेट्स क्या होता है। देखो स्टैंडर्ड असेट्स क्या होती है, देखो आप किसी को लोन दे रहे हो, ठीक है, अब आपने बोले मैं इतने दिनों में पे करूंगा, ठीक है, तो क्या कहता है वो लोन जो आपने लिया है एंड पेमेंट करनी है, अगर आप बिना डिले के कर रहे हो तो वो स्टैंडर्ड हमारी असेट है, रेगुलर है। अब अगर 1 to 90 डेज का अगर डिले हो रहा है तो स्ट्रेच असेट्स बन जाती है वो, ठीक है। वहां पर सब स्टैंडर्ड असेट्स हो जाती है 90 डेज टू 12 मंथ्स। ये देखो ये लिखा हुआ है मैंने, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स तब बन जाती है जब 90 डेज से अबव हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर सब स्टैंडर्ड 90 to 12 मंथ्स है। फिर डाउटफुल हो जाती है 1 to 3 ईयर्स के, और लॉस ऑफ असेट्स हो जाते हैं 3 ईयर से ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट है। देखो रेगुलर असेट्स आप 90 डेज के अंदर पे कर रहे हो तो आपका रेगुलर है, ठीक है। एनपीए कब होता है जब आप 90 डेज से अबव पार कर गए हो, वहां पर सब स्टैंडर्ड असेट्स हो जाएगी। स्ट्रेस असेट्स में आ जाएगा वो, सब स्टैंडर्ड हो जाएगी, डाउटफुल 1 to 3 ईयर्स तक, और फिर लॉस अबव 3 ईयर्स, ठीक है। तो 2(o) में हमारा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स दे रखा था, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि कितना टाइम पीरियड है, 90 डेज, 90 to 3 ईयर्स, 90 to 1 ईयर, 1 to 3 ईयर्स, एंड हमारा लॉस हमारा 3 ईयर के बाद है।
2 हो गया, 2 1 देखो 2K हो गया हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस, 2L हो गया फाइनेंशियल असेट्स, 2O हो गया हमारा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। सिक्योर्ड असेट्स क्या होती है मैंने आपको बताया अभी क्या होती है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें डेफिनेशन क्या दे रखी है, प्रॉपर्टी इन विच इंटरेस्ट रेट इज क्रिएटेड। आप किसी भी को लोन दे रहे हो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पर वो सिक्योर्ड असेट्स कहते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होते हैं, 2ZB में एनी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनी कंसोर्टियम हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो सकता है। आप किसी को भी अपने इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो किसी भी प्रॉपर्टी में तो वहाँ पर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाएगा। डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड बाय द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी हो जाएगा। एनी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी हो सकती है, डिवेंचर ट्रस्टी भी हो सकती है, एंड बोर्ड हो सकता है। एनी अदर एक्ट होल्डिंग द कंपनी भी हो सकती है। 2ZE हमारा सिक्योर्ड डेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिक्योर्ड डेट हो गया, डेट जो कि किसी भी प्रॉपर्टी में सिक्योर्ड इंटरेस्ट हो गया। तो हमारा डेफिनेशन आप याद रखोगे। 2B हमारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, 2BA हमारा क्या कहते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करते हैं जो सेक्शन 3 में हमारे रजिस्टर्ड होगी। 2K हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं जिसमें लोन्स एंड एडवांस एंड ग्रांट लोन्स एंड एडवांस डिबेंचर्स बॉन्ड्स गारंटीज गिवन। 2L हमारा फाइनेंशियल असेट्स की बात करता है जिसमें हमारी बहुत सारी चीजों की डेट एंड रिसीवेबल्स होगा, डेट रिसीवेबल्स सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी का हाइपोथिकेशन एंड होगा, सारी चीजें होगी फाइनेंशियल असेट्स में। 2R ओरिजिनेटर क्वालिफाइड बाय 2 2O हमारा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, 2N हमारा हाइपोथिकेशन एंड सिक्योर्ड असेट्स वर 2Z एंड सिक्योर्ड डेट वाज 2ZE। ये हमारा पूरा डेफिनेशन क्लॉज। और आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आपको बता देना सब स्टैंडर्ड कितना होता है, 90 to 1 year एंड फिर उसके बाद सब स्टैंडर्ड, और फिर डाउटफुल कब होता है 1 to 3 years एंड मोर देन 3 years लॉस ऑफ एसेट्स। तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन हो गया ऑफ सरफेसी एक्ट। तो आपको ऑब्जेक्ट्स और सब कुछ याद हो रहा होगा। तो ये पार्ट 1 था ऑफ सरफेसी एक्ट। आगे हम आगे पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट से जिसमें हम उसके क्लॉजेस में अंदर घुसेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना कीप हसलिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।